मैं 12 साल की हूँ और मेरे दादाजी एक गंदे कमरे में बीमार औरतों को भेजते थे और 7 दिन के बाद बाहर आ जाती थी। दादाजी सिर्फ औरतों का ही इलाज करते थे। एक दिन मैं कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने मुझे पकड़कर बहुत मारा और कहा, खबरदार जो इस कमरे के आसपास भी नजर आई, टांगे तोड़ दूंगी। एक दिन मैं बीमार हो गई थी तो मैंने सोचा, दादाजी के गंदे कमरे में जाती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही मैं कमरे में गई मेरी रूह कांप गई और चक्कर खाकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 12 साल की थी। मेरे दादा एक गांव में छोटे से डॉक्टर थे। हमारी बड़ी सी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा भी था जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस समय कम थी। मुझे ये जानने की उत्सुकता बहुत थी कि उस कमरे में आखिर क्या होता है। वो कमरा मेरे दादाजी का था। देखा जाए तो वो कमरा नहीं था, एक बहुत बड़ा हॉल था। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। पूरे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी। मुझे कोई भी उस कमरे के पास भटकने नहीं देता था। सब यही कहते थे कि इस कमरे में फालतू सामान रखा जाता है। अगर ऐसा था तो मेरे दादाजी औरतों को उस कमरे में क्यों भेजते थे और औरतें 7 दिन के बाद ही क्यों बाहर आती थी। उनके लिए खाना पानी सब उसी कमरे में जाया करता था। ऐसे नियम सिर्फ औरतों के लिए क्यों था। मम्मी मुझे हमेशा डराया करती थी, वहाँ मत जाना, कुछ हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादा के आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे दादा के कदमों में बैठी थी और कह रही थी, मुझे भी इस कमरे में भेज दें, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दादाजी कहने लगे, बेटी बात को समझो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वो कहने लगी, मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, 7 दिन तक मैं बाहर नहीं आ पाऊँगी। मैं छुपकर ये सब देख रही थी। वो औरत ज़ोर से चिल्ला रही थी। दादाजी ने कहा, शोर मत करो, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनवाने से दादाजी का क्या मतलब था? क्या वो कमरा औरतों से भरा था? मैं यही सोच रही थी, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या होता है। तभी मुझे पीछे से हल्का थप्पड़ पड़ा। मेरी माँ ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरी माँ कहती थी, हर जगह तुम नहीं जा सकती हो। अक्सर हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है उसे करने की हम जिद पकड़ लेते हैं। मेरे अंदर भी उत्सुकता थी जानने की, इसलिए मैं भी जिद ठान ली थी कि ये बात जानकर ही रहूँगी। एक दिन मेरी दोस्त आई और उसने कहा, आ जाओ खेलेंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा, तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तो कहीं जाने नहीं देते। तो उसने कहा कि बाबा सुबह काम पर चले गए और माँ इलाज करवाने गई है 7 दिन के लिए। मैंने कहा, फिर तो ज़रूर मेरे ही घर आई होगी तुम्हारी माँ। वो हैरान हो गई और कहने लगी कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वो तो किसी और शहर गई है। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने झूठ बोला है तुमसे। आजकल 7 दिन के लिए जो औरतें गायब होती हैं वो मेरे घर आती हैं। मेरे दादाजी उसका इलाज करते हैं। वो कमरा देख रही हो, वहीं छोड़ देते हैं 7 दिन के लिए। फिर उस कमरे में खाना भी जाता है, पानी भी, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। वो कहने लगी, फिर तो मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। 7 दिन के लिए घर से बाहर चली गई और छोटे छोटे भाई बहन को मेरे हवाले कर गई। मैं थक जाती हूँ यार, मेरी हेल्प करो। उसके कहने पर मैं उस कमरे के पास चली गई। सीढ़ी के सहारे अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ी पकड़े खड़ी थी। पीछे से मम्मी आ पहुंची। मम्मी मेरी सहेली को डांट रही थी और मार भी रही थी। मेरी माँ ने मुझे भी देख लिया था। वो सीढ़ी हिलाने लगी, बोली, जल्दी से नीचे आओ, नहीं तो गिरा दूंगी सीढ़ी। अब मैं जान चुकी थी कि मेरी अच्छे से पिटाई होगी, और वही हुआ। मम्मी मुझे भी मारने लगी और मेरी सहेली को कहने लगी, तुझे क्या है इस कमरे से, तू क्या कर रही है? मेरी सहेली को घर से निकाल दिया और शाम को जब बाबा आए तो माँ ने उनसे मेरी शिकायत कर दी। यह सुनते ही बाबा ने मुझे डांट लगाई। पहले जब माँ मुझे डांट लगाती थी तो बाबा मुझे बचा लेते थे, लेकिन आज तो बाबा आंखें बड़ी बड़ी करके कहने लगे, आज के बाद उस कमरे की तरफ देखा तो सुन लो सीमा, मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब तो मेरी जिद और भी बढ़ गई। एक दिन तो उस कमरे से चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी, मुझे बाहर जाने दो, मुझे ये काम नहीं करना है। मेरे दादाजी भी चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि बेटी अब आई हो तो काम करना ही पड़ेगा। मैंने और 7 औरतों को मना कर दिया है, यह जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, अब तुम्हें अपना इरादा बदलना पड़ेगा। वो औरत रो रही थी। मैंने सोचा, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
बाबा भी जाग गए थे। उन्होंने माँ से कहा कि क्या हो गया है। माँ ने कहा, दिन भर उस कमरे के आगे पीछे मंडराती रहती है, कहीं उस कमरे में तो झांक के नहीं देख लिया। इस बात से माँ और बाबा दोनों डर गए थे और वो कहने लगे, अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बाबा ने कहा, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती ही रहेगी। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन उनकी बातें सुन रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जिसे देखकर मैं पूरी ज़िंदगी डरती रहती। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने मम्मी को बताया। उन्होंने कहा, दवाई देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन माँ की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। माँ अपने काम में लगी थी, घर में कोई नहीं था। मैंने सोचा, उस कमरे में जो औरतें जाती हैं वो ठीक हो जाती हैं। कहती हैं सदियों पुरानी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैंने सोचा, अगर मैं 1 घंटे के लिए उस कमरे में चली जाऊँ तो जल्दी से ठीक होकर आ जाऊँगी। ये अच्छा मौका है उस कमरे में जाने का। मुझसे कोई पूछेगा तो कह दूँगी मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए जा रही हूँ। आज तो मैदान बिल्कुल साफ़ है। घर पर न बाबा हैं और ना दादाजी भी। मम्मी भी काम में व्यस्त है। दोपहर का वक्त था। मैं चुपके से उस कमरे में गई। दिन था, फिर भी कमरे में अंधेरा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अलावा कोई और भी है। मैं सोच रही थी कि कहीं तो लाइट होगी। ये इतना बड़ा था कि इसमें 10 कमरे और बन जाते। उस कमरे में इतनी गंदी बदबू आ रही थी। मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। मैं जल्दी से स्विच तलाशने लगी, जो कि मुझे मिल गया था। 2-4 बटन लगे थे। इस कमरे में तो गेहूँ रखा जाता था, उसे हटाया नहीं गया था कि इतनी गंदी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन किया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देख लिया वो किसी 12 साल की बच्ची के लिए बहुत भयानक था। उस कमरे में एक लाइन से कुछ जानवर पड़े थे। ये बात मेरे समझ से परे था कि उन जानवरों के सिर औरतों की तरह और जिस्म गाय जैसे थे। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी। वो सब एक साथ बोलने लगी थी, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं वहीं बेहोश हो गई और जब होश आया तो अपने कमरे में थी। माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और पापा से लड़ रही थी कि क्यों करते हैं ये काम तुम्हारे पापा। अब चला गया वो ज़माना, कौन करवाता है ये काम। तंग करते हैं वो। अब घर में बच्चे हैं तो उनका ध्यान तो जाएगा ही। बच्चों की आदत होती है, जिस काम को मना करो वही करने की जिद करते हैं। कितना डर गई है मेरी बच्ची। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं करती। मेरे बाबा ने कहा, ये इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है, 3 साल में ये भी जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बस, मेरी बच्ची की जान मुझे ज़्यादा प्यारी है। अब कोई हरकत नहीं बर्दाश्त करूँगी। इस तरह का काम बंद करो। कल को कुछ हो जाए किसी को, उसका जिम्मा हमारे सर पड़ेगा। मैं उठी और मैं डर भी रही थी। मैंने वहाँ गाय देखी थी, लेकिन उनके सर औरतों के जैसे थे। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है मम्मी, और मैं फिर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दी। मेरी माँ भी रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए थे। 1 हफ्ते तक मैं इसी तरह चिल्लाती रही। मुझे बुखार भी हो गया था। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे पापा 3 दिन तक मेरे साथ अस्पताल में रहे। जब मैं कुछ नॉर्मल हुई तो मुझे घर ले आए। एक दिन मैं बाबा और पापा मेरे पास बैठे और कहने लगे, बेटा, जिस चीज़ से तुम डरती थी, आज हम वो तुम्हें बताना चाहते हैं, और इसीलिए हमेशा तुम्हें वहाँ मना करते थे कि तुम वहाँ मत जाओ, जिससे तुम डर जाओ। मेरे बाबा ने कहा, जो तुमने देखा है वैसा कुछ नहीं है। वहाँ कोई गाय नहीं थी, वो बस इलाज करने का एक तरीका होता है। वो सारी औरतें थी जिसे तुमने देखा। जब किसी की कोई बीमारी ठीक नहीं होती है तो उसे जानवरों के खाल लपेटे जाते हैं। उसमें बहुत गंदी बदबू भी आती है और ये 7 दिनों तक करना पड़ता है। इससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। उसे हल्का खाना भी दिया जाता है। इसमें इस खाल को लपेटे हुए बर्दाश्त करना पड़ता है। हर कोई इसे नहीं कर पाता। यह बहुत मुश्किल तरीका है। पहले इसी तरह से लोग करते थे, फिर इससे दूर हो गए। एक बार जिस्म इस तरीके से गुजर जाए तो समझ लो उसका दोबारा जन्म हुआ है। उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। मैं इसीलिए ये सब करता हूँ। इसीलिए बच्चों को नहीं जाने देता था। बच्चों को यह मंजर नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तुम अकेली इस खानदान की लड़की हो। सोचा तुम बड़ी हो जाओगी तो खुद समझ जाओगी, लेकिन तुम पहले ही वहाँ पहुँच गई थी और ये सब देख लिया और तुम्हारी ये हालत हो गई। ये इलाज औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये इलाज मर्दों के लिए था, लेकिन मैंने औरतों का भी करवाया था। अब बाबा की बात सुनकर मेरा डर निकल गया था। मेरे बाबा और मेरे पापा ने कह दिया कि अब से हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि बाबा,
को यह काम करने दें। अगर इस तरीके से इलाज से लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो इसे बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। कल को कोई रिश्तेदार आएगा और उसके बच्चे भी आएंगे तो हम कहाँ तक रोकेंगे, इसीलिए नहीं करूँगा। मेरे बाबा मुझे इस तजुर्बे के बारे में सब कुछ बता दिए थे कि कैसे कब शुरू किया। लेकिन गांव वाले इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि औरतों का इलाज क्यों शुरू किया, ये सिर्फ मर्दों के लिए था। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की। मेरे बाबा अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने यही काम फिर से शुरू किया। उस कमरे को अच्छे से साफ़ करवाया, टाइल्स लगवाया और इलाज करवाना शुरू कर दिया था। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपने बाबा की परंपरा को आगे लेकर जाना चाहती थी। और सच में इस तरीके के इलाज से सालों की बीमारी ठीक होती नज़र आ रही थी। जो लोग इलाज का पैसा देने में सक्षम नहीं थे, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेती थी और उनका मुफ्त इलाज करती थी। आज की कहानी दोस्तों आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।